गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही सभी को? कंफर्म करना एक बार। ओके ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने सॉल्व किए थे कुछ पार्ट बी के क्वेश्चन, कुछ पार्ट सी के क्वेश्चन, और आज हम सिर्फ पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। पार्ट सी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, सारे ऑप्शंस देखने होते हैं। तो 2 मिनट की जगह मैं 3 मिनट दूंगा आपको सोचने के लिए। लेकिन कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन तक पहुंचा जाए, बाकी देखते हैं टाइम कैसा रहता है। तो आप लोगों की स्पीड पर डिपेंड करेगा। वैसे ऐसा नहीं करेंगे कि समझ में ना आए, सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेन पेपर लेकर रेडी है सभी लोग? तो आज का ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है। कंसीडर द पावर सीरीज एफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन एन इज इक्वल्स टू 0 to infinity -1 raised to the power n multiplied by z raised to the power 2n plus 1 upon factorial 2n. Which of the following are true? Radius of convergence of fz is infinite. फिर कह रहा है the set fx x belongs to R is bounded. The set fx जहाँ x आपको -1 से 1 के बीच में लेना है is bounded. और लास्ट में कह रहा है fz had infinitely many zeros. तो ये सीरीज को पहचानने की कोशिश कीजिए, किस तरह का फंक्शन बनेगा। क्या इससे फंक्शन कोई बना सकते हो आप? इसको ट्राई करो, इस सीरीज को समझने की कोशिश कीजिए, इनफाइनाइट पावर सीरीज किस चीज की है। उसके बाद ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है? चलिए। मैक्सिमम 3 मिनट है, उससे पहले आंसर दे आ जाए तो आप डायरेक्ट मैसेज में जवाब दीजिएगा। और पहला जब कोई कमेंट कर देगा तो उससे पूछेंगे फिर। ठीक है? कोई नहीं करेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रहा है सभी को। वॉइस का प्रॉब्लम है क्या मेरी? ओके ओके। हिमांशा जी आप अपनी तरफ से चेक कीजिए एक बार। गुड इवनिंग सुनील जी। सीरीज पहचान पाया कोई? इसको एक्सपेंड करके लिखिए अगर किसी को आइडिया नहीं लग रहा है तो। जो समेशन है इसको रन करा दीजिए। एन इज इक्वल टू सर, 0 से इन्फिनिटी है। हाँ। जेट जेट कॉस जेट टाइप का फंक्शन है। जेड कॉस जेड टाइप का फंक्शन बन जाएगा। ओके। तो मतलब एफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉस जेड ऐसे आ जाएगा क्या?
गीता जी यही आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। हम्म। चलिए, तो अभी हिंट मिल गया आपको, तो ये बाद में देख लेंगे कि जेड कॉस जेड कैसे आ रहा है। अब इससे कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। वेरी गुड, नीलेश जी ने भी बताया जेड कॉस जेड। गुड। जेड कॉस जेड कैसा फंक्शन है? आसमा जी, एंटायर फंक्शन क्या होता है? Analytic on complete space. कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्लेन ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, एनालिटिक ऑन कंप्लीट सी? जिसका डोमेन कंप्लीट सी हो, ऐसा? ऐसे ही ना, हर एक सी के Yes. पॉइंट पर डिफाइन हो। अभी देखते हैं नीलेश जी। तो ये एनालिटिक है, पढ़ाई कहीं? आसमा जी से एनालिटिक बोल पाएंगे? विनोद जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये एनालिटिक फंक्शन है, जेड कॉस जेड? अच्छा, सिर्फ जेड एनालिटिक है यस सर। और कॉस जेड अलग से सिर्फ एनालिटिक है? यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन इज ऑल्सो एनालिटिक। यस सर, ये रिजल्ट एनालिटिक पड़ा होगा। है। हम्म Yes. तो ये एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। एनालिटिक फंक्शन की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? एवरीवेयर एनालिटिक, मतलब होल कॉम, मतलब पूरा इन्फिनिटी हो जाएगी ना। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एफ जेड इज इनफाइनाइट, ऑप्शन वन इज करेक्ट। एम आई राइट? समझ में आया सभी को? यस सर। हम्म तो सेकंड और थर्ड। एंटायर की तो इनफाइनाइट होती है ना सर? हाँ हाँ, एंटायर की इनफाइनाइट ही होती है, इसी वजह से बोल रहे हैं। यस तो सर, ये यस सर। एंटायर था, जो इसको निकाला था जेड कॉस जेड आया था, ठीक है। ठीक है। और एफ जेड हैज इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, एफ जेड के पास इनफाइनाइटली मैनी जीरोस होंगे। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं? यस सर, कॉस जेड के पास इनफाइनाइट मैनी जीरोस हैं, तो एफ जेड ऐसे के जीरो पास रख देंगे, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इससे इम्प्लाइज कर जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो एंड कॉस जेड इज इक्वल टू जीरो। कॉस जेड जीरो कहाँ कहाँ होता है? जेड इज इक्वल टू 2n पाई, इवन पाई, ऑड पाई। ऑड पाई 2n+1, ऑड पाई बाई 2 पे ना। यस सर। तो n की वैल्यू चेंज करते रहो, काउंटेबली इनफाइनाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी जीरो, तो 1 और 4 करेक्ट हो गए। सेकंड थर्ड का, जो ये फंक्शन आपने बना दिया, कौन सा? जेड कॉस जेड। जेड कॉस जेड। अब सर इसका कहना कॉस है, जेड तो बाउंडेड। कॉस जेड की बात नहीं कर रहा, आप कह रहा है कि एफ एक्स बनाओ, बस एक सेट बनाओ एफ एक्स जिसमें एक्स इससे बिलोंग करे। मीन्स आपको एक एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा निकालना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इस सेट के बारे में पूछ रहा है ये बाउंडेड है कि नहीं, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स कॉस एक्स का ग्राफ बाउंडेड है? बताओ। एनीवन? सर नहीं, अनबाउंडेड होगा। एक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। Yes, sir.
है सर ना। cos x के लिए तो x की वैल्यू सर -1 1 के बीच में रहेगी सर। तो ये x तो बाहर जा रहा है ना, x तो रियल नंबर है, x तो रियल नंबर है ना। तो -1 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मैं कहता हूँ 1 ही ले लो चलो। इसके बाद x रह जाएगा, अब x की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी ना। हम्म। यस सर। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। थर्ड के बारे में क्या कहेंगे? अब की बार देखो x में ही प्रॉब्लम हो रही थी, जब बाउंडेडनेस चेक करेंगे तो ऐसे ही तो चेक करेंगे हम, तो इसको अलग अलग कर देंगे। ये तो हमारा बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड था, अभी इसको भी बोल दिया कि -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो पूरा बाउंडेड नहीं हो गया? यस बोलो। सर। नीलेश जी ने आंसर दिया था 1 3 एंड 4। तो 1 3 एंड 4 सभी को समझ में आ गया? और किसी ने आंसर दिया था? हाँ, एक दो लोगों ने। क्लियर है सारे ऑप्शंस? हो जाएगा क्वेश्चन। सभी लोग पार्टिसिपेट करो डिस्कशन में तो मजा आएगा, ठीक है। सुनील जी क्लियर है? किरण जी, मनोज जी? चलो जैसा भी है मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, चेक कर लेना बाद में। हाँ, एक्स के कारण ये अनबाउंडेड हुआ था ऊपर वाला सेकंड ऑप्शन में। ओके मनोज जी, ठीक है सुनील जी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है लेट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब बाउंडेड सीक्वेंस आपके ये जैसे ही दिया है कि ये एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और फिर पूछ रहा है इनमें से कौन से ट्रू होंगे, है ना। तो जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस पॉसिबल है रियल नंबर की, सारी आपके मन में आ जानी चाहिए कि ऐसी ऐसी बाउंडेड सीक्वेंस मैं बना सकता हूँ। उसके उनको ध्यान में रखकर फिर ऑप्शंस को आप देख सकते हो, कोई डिस्कार्ड हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट बाय। देखते हैं क्या बात कर रहा है, पूछ क्या रहा है। एवरी सबसीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट, हर एक सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। देयर इज एग्जैक्टली वन सबसीक्वेंस ऑफ दिस विच इज कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया ऑप्शन बना है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सबसीक्वेंस ऑफ एन विच आर कन्वर्जेंट, वेरी गुड। दिस देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ एन, देयर इज अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस इज विच इज कन्वर्जेंट। बताइए, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, मतलब ये होने वाले क्वेश्चंस हैं। मानसा जी किसका आंसर बताया है, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? आंसर दिए हैं दो लोगों ने। दूसरे का मतलब इस वाले का? ओह चलिए, ये 30 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर बोलता हूँ किसी को एक्सप्लेन कर। सुनील जी आंसर कीजिए। विनोद जी ने आंसर कर दिया, गीता जी ने कर दिया, मीमांसा जी का आंसर आ गया। नीलेश जी आपका? विनोद जी का आ गया। और सब एक सुर में बोल रहे हैं, सारे सही भी हो सकते हैं, सारे गलत भी हो सकते हैं। किरण जी ने भी आंसर किया, वेरी गुड। चलिए मीमांसा जी बताइए, कैसे सोच रहे हैं? सर इसमें मुझे गिवन है कि जो मेरी हम्म। सीक्वेंस है वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। bounded है ना, सीक्वेंसेस ना आएंगे,
और सर फिर कह रहा है कि दे सर मैं पहले हिमांशा जी आपके पास बाद में आते हैं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। नीलेश जी बताइए। सर यहाँ पे बोल रहा है कि सर फर्स्ट ऑप्शन तो रिजल्ट ही है क्या? कि एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। पक्का? यस सर। यहाँ कह रहा है एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है सर। अगर मैं एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लेता हूँ, यही वाली सिर्फ, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस, ये इसकी सब सीक्वेंस, अगर इसी की सब सीक्वेंस में पूरी सब सीक्वेंस ले लूँ सभी कुछ, तो यही सीक्वेंस बनेगी कि नहीं बनेगी? वो सब सीक्वेंस होगी कि नहीं होगी? यस कोई सर एवरी कोई खुद की सीक्वेंस सीक्वेंस खुद की भी तो सब सीक्वेंस होती है पूरी। ये कन्वर्जेंट है क्या? नहीं सर। तो यही वर्ड ध्यान से पढ़ना है, एवरी सब सीक्वेंस की बात कर रहा है। और जो आप बाउंडेड की बात कर रहे हैं ना, वहां पर होता है एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। बात आई समझ में? यस सर यस। तो ये मिस्टेक मतलब घातक है। और बताए, बता देता हूँ, नाम भी लूंगा मैं, किसने किसने वन ऑप्शन को करेक्ट बोला था। मीमांसा जी ने बोला था, गीता जी ने भी बोला था, विनोद जी ने भी बोला था, और आपने भी बोला था। ठीक है, किरण दास जी ने सही आंसर गेस किया था, और सुनील जी का आंसर सही था। अभी गीता जी ने भी सही बताया है। बहुत बढ़िया किरण दास जी। किरण दास ही है ना आप? यस सर। चलो गुड, काफी दिनों बाद आवाज सुनी आपकी। और सुनील जी, यही था ना लॉजिक? सही था? यस सर, सही था लॉजिक सर, पहले का। ठीक, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। नीलेश जी दूसरा कैसे गलत किया? सर एग्जैक्टली के कारण गलत बताया। देयर इज एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जैक्टली वन सब सीक्वेंस ऑफ एन इज कन्वर्जन। गलत, एग्जैक्टली नहीं होगा, एक होगी तो बहुत सारी हो जाएंगी, और बाउंडेड सीक्वेंस का सर कम से कम एक होती है। हाँ, ये जो एग्जांपल अभी हमने लिया था -1 की पावर n, तो यहाँ से भी हमें दो सबसिक्वेंस मिल रही है इसकी जो कन्वर्जेंट है इस वाले की। तो इस वाले ऑप्शन से भी, इस वाले एग्जांपल से भी हम सेकंड वाले को डिस्कार्ड कर सकते हैं सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेम एग्जाम्पल से भी हम ये डिस्कार्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वन की बात कर रहा था, यहाँ देखो दो सब सीक्वेंस मिल गई, दो डिफरेंट मिल गई, है ना? यहाँ डिफरेंट वर्ड नहीं भी यूज है तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक मिल जाती है एक से, तो आप इनफाइनाइटली मैनी बना ही सकते हो, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। सर हाँ, सर पहले वाले केस में जैसे कोई सीक्वेंस है वो खुद की सब सीक्वेंस होती है ना, इस वजह से वो गलत हो जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, एन बाउंडेडली है ना ऊपर, हाँ सर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो बाउंडेड सीक्वेंस के, जो कि कन्वर्जेंट नहीं होंगी सारी। सर ऐसे ही सोच लें सर, अगर उसमें हम दो लिमिट पॉइंट ले लें फिर भी वो बाउंडेड रहेगी, और कोई भी सीक्वेंस हो वो खुद की सब सीक्वेंस तो रहती ही है ना सर, तो वहां से ये डिस्कार्ड हो हाँ, जाएगा। मतलब ये एक मैंने तरीका बताया, आपने बोला कि बस इसी तरीके से, तो मैं उसको मना कर रहा हूँ कि बस एक ही तरीका नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया ईमानसा जी। हाँ सर ठीक है। मतलब कोई और भी आप लोगों में बहुत धुरंधर होंगे, कुछ और भी तरीके बता देंगे इसको डिसप्रूव करने का, इसलिए मैं बोला कि एक ही और भी तरीका नहीं। काफी सारे सीक्वेंस ऐसे मिल जाएंगे जो बाउंडेड है, लेकिन एवरी सब सीक्वेंस उसकी कन्वर्जेंट नहीं होंगी। हम्म, अब हमें तो डिस्कार्ड करने के लिए एक ही एग्जांपल चाहिए, बस यही काफी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल। तो आई थिंक ये का क्वेश्चन हो जाएगा फिर। देयर इज अ सब सीक्वेंस, तो ये तो थ्योरम ही है कि बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक तो होती है। देयर इज अ, तो ठीक है, ठीक। तो 3 and 4 आर करेक्ट, ठीक है, और इसको तो सबने बोला ही था। चलिए, ये क्वेश्चन है, और पार्ट सी का क्वेश्चन है, अप्लाइड का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन मेहनत मांगता है, 3 मिनट में दे रहा हूँ, हो सकता है 3 मिनट से ज्यादा भी समय लग जाए। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अगर आप छू रहे हो तो अंजाम तक पहुंचाओ, क्योंकि इसका ज्यादातर एक ही ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको पूरे 4.75 मार्क्स लेके जाएगा। और हमें पता भी है कि इसमें, क्योंकि वैल्यू रखने के बाद एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई एक ही होगी। चार, इसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसका एक ही ऑप्शन सही है। मतलब इस क्वेश्चन को तुक्का भी लगाते हो तो 0.25 इसके सही होने के चांसेस है ना, मतलब 25% चांसेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो अंजाम तक जरूर पहुंचाओ। बाउंडेड विद यूनिक लिमिट पॉइंट देन कन्वर्ज, एब्सोल्युटली, ये तो थ्योरम है, बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट देन कन्वर्ज। गुड। तो इसका कॉन्सेप्ट पता है सभी को? It's isoperimetric problem. किरण जी? Sir, हाँ, isoperimetric problem. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आइसोपेरोमेट्रिक प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, आपसे मेहनत करवाने के लिए पूछा गया है, तो अप्लाई कीजिए, टाइम है। प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की। क्वेश्चन इजी है, बस कैलकुलेशन है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, नीलेश जी ने हिंट दिया है सभी को। एफ प्लस लेमडा जी, इसको यूज करना है। इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं नीलेश जी, इज इक्वल टू एच करके कोई फंक्शन मान के कर। कोई पहुंचा आंसर तक? सर इसका जनरल सॉल्यूशन तो निकल गया है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इसका। अच्छा, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। बताइए जहां तक आपने सही किया है। यहाँ तक तो सही है सर, जहाँ तक भी आपने किया है। इतना सही है, फिर ये एसएलपी बन जाएगी। यहाँ तक सही है, यहाँ तक किया है मैंने सर। लेमडा ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, नॉट सेटिस्फाई देगा, नो सॉल्यूशन।
लेमडा 0 के लिए भी नो सोल्यूशन, तो ये हमें लेमडा लेस देन 0 के लिए मिलेगा, जो ऑब्वियसली यही केस ज्यादातर सेटिस्फाई होता है। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी वाई एक्स इज इक्वल्स टू सी टू साइन एन एक्स, और इसको अप्लाई कर देंगे कंस्टेंट्स में, तो 0 to π वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसको अप्लाई करके यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2/π, दिस वन। Thus the required solution is given by y of x is equals to this, ये मिल जाएगा। उसके बाद इसको डेरिवेटिव निकाला, फंक्शन का यूज किया, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो इस फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करना पड़ेगा। तो आई वाई इज इक्वल्स टू 0 to π, ये पूरी वैल्यू निकाली, सॉल्व करी, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही, एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू ये आ गया हमारा फंक्शनल निकल कर, ठीक है। और एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये तो हमने माना था ना, जहाँ लेमडा की वैल्यू मानी थी वहां के बाद ये इंटीजर से लेते हैं, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो स्मॉलेस्ट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सुनील जी। यस सर, क्लियर है सर। इसमें सर केस ही बनाने पड़ते, केस नहीं बनाए मैंने, बस वो भी देखो मैंने सोल्यूशन इस तरह से दिया है कि बाद में अगर कोई पीडीएफ से भी पढ़े तो उसको कोई चीज डाउट ना रह जाए। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ लिखते समय भी कि ऐसा लिखो कि मेरे को समझाना ना पड़े, कोई पढ़ के समझ जाए ज्यादातर। तो इस वजह से मैंने सारे केस डिस्कस कर लिए हैं, पूरी एसएलपी की भी रिवीजन हो गई। और बाकी आप लोग शॉर्टकट मार सकते हो एग्जाम में, तो टाइम बचाने के लिए। चलिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Let fx belongs to zx be a monic polynomial of degree n, then which of the following are true? इनमें से कौन सा ट्रू है? मोनिक पॉलिनोमियल है, तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। चारों ऑप्शन पढ़िए, बताइए क्या लगता है आपको। एक आंसर आया है। किरणदास जी बताइए। यस सर। हम्म, सर एक तो सर एक थ्योरम होता है ना सर, इट इज जैसे इंटीजर पॉलिनोमियल और मोनिक पॉलिनोमियल होती है, तो सर ये रिड्यूसिबल ओवर क्यू, सो यू कैन ऑनली इट इज रिड्यूसिबल ओवर जेड, वही से क्या है। इससे दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। मोनिक पॉलिनोमियल का क्या है बता दो बाकी लोगों के लिए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन होती है? मीन्स हमारी जो पॉलिनोमियल होगी वो यहाँ पर x की पावर n प्लस
ए n माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन इस तरह से जाएगी, ये कोफिशिएंट 1 होगा ना। यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, थर्ड और फोर्थ के लिए काउंटर बताइए। तीरंदाज जी। सर फोर्थ के लिए सर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स सर, स्क्वायर उसमें माइनस रियल रूट मिल जाएगा √5, देन इट इज रिड्यूसिबल, तो ये बट इरेड्यूसिबल इन जेड ऑफ एक्स। ओके, बट दिस इज इरेड्यूसिबल इन जेड, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए सर इसके लिए तो सर एक पॉलिनॉमियल टाइम मिल जाएगा ना। रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेनी है जेड एक्स में, ये सर रिड्यूसिबल पॉलिनॉमियल तो मिल जाएगा। और रूट्स रियल ना हो। किसी और को आ रहा है माइंड में? हायर ऑर्डर में ले लो, नहीं चलेगा? मैं मतलब इसी का प्रोडक्ट कर लो। क्यों? यस ये सारे कोफिशिएंट तो इंटीजर हो गए ना इसके। प्रोडक्ट का मतलब इसको प्रोडक्ट करके जो पॉलिनोमियल बनाओगे सारे इंटीजर से आ जाएंगे, और रिड्यूसिबल भी है लेकिन हायर ऑर्डर में है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स में भी ला सकते हो, हायर ऑर्डर में सोचो तो मिल जाएगा। क्लियर है सभी को चारों ऑप्शंस? गीता जी। सर ZX में रिड्यूसिबल कैसे चाहिए polynomial? एफ एक्स इज रिड्यूसिबल इन जेड एक्स। सर रिड्यूसिबल का मतलब तो ये रहेगा ना कि इसका रूट फैक्टर हो रिड्यूसिबल, जाए। रिड्यूसिबल का मतलब वो फैक्टर हो जाए और उसके कोफिशिएंट कहाँ से आ जाए? इंटीजर से आ जाए Yes, sir. बस। चलो मैं ऐसी पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वन। ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है कि नहीं? दो फैक्टर हो गए कि नहीं सर हो जेड गए? ऑफ एक्स से रिड्यूस हो जाएगा। जेड एक्स में रिड्यूसिबल है, सारे कोफिशिएंट वन है, मतलब अगर प्रोडक्ट करोगे तो कुछ और भी आ जाएंगे लेकिन इंटीजर से मिल जाएंगे। गीता जी। Yes, sir. लेकिन इसके जब रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स कैसे फाइंड करोगे? जब एक्स की वैल्यूज निकालोगे जीरो के बराबर रख के तो रूट्स आपको कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे, रियल में नहीं मिलेंगे, है ना। अच्छा यहाँ पर मैंने भूल गया, मैं वहाँ √5 वाला ले लिया था जो था। हाँ तो आप इससे ले लो, कॉम्प्लेक्स से रूट ले लो, ठीक है। सर एक्स स्क्वायर प्लस वन से भी हो जाए। हाँ दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लो, माइनस वन ले लो। हाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन से नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन लोगे तो ये रिड्यूसिबल कहाँ है? दो फैक्टर वाली पॉलिनोमियल होनी चाहिए ना गीता जी। आप दो दो फिर पावर में लो, डबल। एक सिंगल पॉलिनोमियल को रिड्यूसिबल कैसे बोलोगे? कम से कम दो फैक्टर तो होने चाहिए, नहीं? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, देख लेना सारे क्वेश्चन किए हुए। हाँ ये क्वेश्चन है मार्को चेन का, आगे इसके बाद वाला भी मार्को चेन का है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है,
पहला कह रहा है कि कंसीडर अ मार्को चेन विथ स्टेट स्पेस एस एंड लेट डी ऑफ के डिनोट्स द पीरियड ऑफ स्टेट के बिलोंग्स टू एस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? For I, comma j belongs to S, if there exist n, comma m greater than 0 such that Pij n steps में greater than 0 बोल रहा है, j से I जाने में m steps में greater than 0 बोल रहा है, I is recurrent then j is recurrent, ऐसे नीचे वाले पीरियड के बारे में पूछ रहा है। देख लिया सभी ने, चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन देखिए, कौन कौन से सही लग रहे हैं कमेंट कीजिए। हम्म गीता जी ने आंसर दिया है, नीलेश जी ने आंसर दिया है। गीता जी बताइए पहले आप। सर इसमें बोल रहा है कि दो स्टेट लिए आई एंड जे, इफ देयर एग्जिस्ट एन कॉमा एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट की जो प्रोबेबिलिटी है आई से जे में जाने की वो ग्रेटर देन जीरो है, और जे से आई में आने की ग्रेटर देन जीरो है, एंड आई इज रिकरेंट देन जे इज रिकरेंट। तो सर जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दी गई है ये ग्रेटर देन जीरो है, तो ये से दोनों कम्युनिकेट कर रही हैं दोनों के साथ स्टेट। मतलब आई से जे में जाने का रास्ता है एन स्टेप में, और जे से आई में जाने का रास्ता है एम से एन स्टेप में। ये दोनों कम्युनिकेटिंग स्टेट है, बिल्कुल सही बात। तो सर अगर आई रिकरेंट है तो जे भी रिकरेंट होगी। ये स्टेटमेंट है एक थ्योरम का, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट। सेकंड में कह रहा है तो सेम वही चीज है, इनका पीरियड भी सेम हो जाएगा क्योंकि हाँ वो अगर भी दोनों थ्योरम। कम्युनिकेट कर। नीलेश जी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 भी करेक्ट होगा। हाँ तो थर्ड में कह रहा है कि फॉर आई कॉमा जे बिलोंग टू एस इफ देयर एग्जिस्ट आर सच दैट आई से जे में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है, देन जे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो सर हो सकता है आई से हम जे में जा रहे हैं बट जे से आई से जे में हाँ, जा इसका रहे हैं तो सर इसका जे। काउंटर काउंटर बताइएगा, हाँ? ग्रुप में भेजिएगा इसका काउंटर, मिल जाएगा काउंटर। ठीक है, तो स्टेट स्पेस वाला बना कर दीजिएगा। फोर्थ में तो फोर्थ के लिए जैसे तीन स्टेट ले लेते हैं, इसमें ऐसा कह रहा है कि I is null recurrent then J is positive recurrent। तो सब इसमें ले सकते हैं कि जैसे वन तीन स्टेट ले लिया हमने, 1 2 3, हम 1 से 2 में जा रहे हैं एंड 2 से 3 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 भी नल रिकरेंट हो गया है, 2 भी नल रिकरेंट हो ऐसे गया। यस सर। ये पॉजिटिव बिल्कुल ठीक। मतलब इसके ऑप्शन 1 और 2 ही करेक्ट है। सुनील जी ने बताया 1 में। हाँ, फोर्थ के लिए भी काउंटर मिल जाएगा सुनील जी।
देखो फोर्थ के लिए क्या है, म्यू आई इज लेस देन इन्फिनिटी देन आई इज पॉजिटिव रिकरेंट, म्यू आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन आई इज नल रिकरेंट, म्यू आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी ओनली व्हेन आई इज ट्रांजिएंट, बट above example I and J are null recurrent as both are transient। ये कौन से एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल, इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अभी गीता जी ने भी यही बताया था, और उन्होंने बस बोला था इसको 1 2 और 3 ले लो और इस तरह की स्टेट बना लो, ठीक है, तो ये काम कर जाएगा। चलिए ये भी प्रोबेबिलिटी का ही, सॉरी मार्को चेन का ही क्वेश्चन है। इसका डायग्राम आप लोग बनाइए और सभी लोग ग्रुप में जल्दी से फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए, ठीक है। देखते हैं आप लोग इसका डायग्राम बना पाओगे कि नहीं। उसके बाद देख लेंगे। बना लिया सभी ने डायग्राम? ऑप्शन देखें, ये है ऑप्शंस। The Marco chain is irreducible. The Marco chain is aperiodic. P 0 to 0. N step is equals to Q for all n greater than equals to 1. The Marco chain is positive recurrent। ऐसे ऑप्शंस हैं। 1 मिनट और ट्राई कीजिए। ठीक है विवांश।
चलिए मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो मैट्रिक्स है वो इस तरह की बनेगी, जैसे मैं 0 1 2 3 इस तरह से ले लेता हूँ स्टेट स्पेस के एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया एक्स एन इक्वल टू 0 से स्टार्ट है ना इनकी वैल्यू, तो 0 1 2 इस तरह से चला जाएगा। अब 0 से 0 में जाने की क्या है, क्यू। 0 से 1 में पी आई जे, तो आई प्लस जे प्लस 1 के लिए क्या है 1 - क्यू। उसके अलावा क्या है अदरवाइज 0, इसके अलावा 0 है, तो Q 1 - Q, Q 1 - Q। ये 0 के साथ तो सबकी Q आ जाएगी, और उसके बाद ये एक ऐसी मैट्रिक्स बनती चली जाएगी, ठीक है। इस तरह का बनता चला जाएगा। ये डायग्राम हो गया। अब ये मैट्रिक्स हो गई, इसके हिसाब से भी हम डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो देख पाएंगे कि हमको 0 से लूप मिल रहा है, और 0 से 1 में जा सकते हैं, 1 से 0 में जा सकते हैं, 0 से इसमें जा सकते हैं, 1 से 2 में जा सकते हैं, और इससे वापस आ सकते हैं। तो ये इस तरह से फिर आगे जाएंगे, ऐसे वापस आएंगे, मतलब कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन उसके बाद 0 पे वापस आने का आपको रास्ता मिल जा रहा है हर बार, ठीक है। और 0 पर लूप है, इसका मतलब जो 0 की क्लास में तो हर एक एलिमेंट आ गया, 0 से तो सब कोई कम्युनिकेट कर रहा है, 1 भी 0 से कम्युनिकेट कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो 0 के रास्ते हम सभी पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो चेन हमारी कैसी हो जाएगी इररिड्यूसिबल, क्योंकि एक एलिमेंट्स के में पूरी के पूरे क्लास इक्वेशन है, क्लास आ गई ना, सारी क्लास, पूरा स्टेट स्पेस आ गया। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि चेन हमारी कैसी है इररिड्यूसिबल। अब जब हम इसकी वो सेल्फ लूप मिल गया हमको, तो सेल्फ लूप क्या बताता है अब पेरियोडिक चेन ये इररिड्यूसिबल है, और +1 में सेल्फ लूप है। इररिड्यूसिबल चेन के ऊपर अगर किसी एक स्टेट में भी लूप आ जाता है तो पूरी की पूरी चेन को अब पेरियोडिक कर देता है, ठीक है। उसको फिर अलग से निकालने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन 2 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं पाई पी इज इक्वल्स टू पाई, पाई पी इज इक्वल्स टू पाई। गिब्स π0 π1 π2 डैश 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 दिस, और ये हमारी मैट्रिक्स है। इसके बाद हमने इसके रिलेशन से जैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स वाला, कंपेयर करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और निकालते हैं, तो ये आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारा समेशन ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 1, वहां पर सबकी वैल्यू रखते जाएंगे, तो हमको बाद में वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। एक इनफाइनाइट सीरीज टाइप की मिलेगी, उसको देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। तो π0 की वैल्यू क्यों मिल गई, और लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी की जब बात करेंगे तो वो हमारी मिल जाएगी इस क्यू के बराबर, ठीक है। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू पे आ जाएगा। और ये कल भी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था पॉजिटिव रिकरेंट, तो ये म्यू जे इज इक्वल टू 1/πj होता है, लेस देन इन्फिनिटी तभी बोलते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट, तो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। सारा कुछ एक एक स्टेप बाय किया है, सारे सारे ऑप्शंस करेक्ट। सर हम्म। सर हाँ मीमांसा जी बोलिए। सर वो पहले वाले में जो क्लास आप 0 लिख रहे हैं सर, सर 0 से 1 पे जा रहे हैं, 1 से 0 पे आ रहे हैं, सर फिर 2 से 0 पे जा पा रहे हैं ना, मतलब सीधे 0 से 2 पे नहीं जा रहे, 0 से 1 जा रहे हैं, फिर 1 से 2 जा रहे हैं, इसलिए उसको जीरो आप से इंक्लूड करिए। 0 से 1 में जाओ, 1 से 2, कितनी भी स्टेप में जाओ, लेकिन आप कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं ना। अच्छा, हम 0 से 2 इस रास्ते से 0 से 2 में जा रहे हैं, और इससे यहाँ पर आ रहे हैं, फिर इस रास्ते से होते हुए हम 3 में जा रहे हैं, 3 से 0 पर आ रहे हैं, फिर ऐसे ही 4 में चले जाएंगे, 4 से 0 पे आ जाएंगे, 5 में, मतलब कोई भी रास्ता कितने भी स्टेप्स में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको फोन करूं, आप किसी और को फोन करो, वो किसी और को फोन करे, उसके बाद मेरे पास वापस घूम के फोन आ जाए, तो कम मैसेज तो मिल ही जाएगा ना, कम्युनिकेट तो हो ही जाएगा, नहीं हो पाएगा। 10 लोगों के थ्रू भी मैसेज जाए, क्या फर्क पड़ता है।
ये क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लगा मुझे, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, और उम्मीद है आप सभी लोग इसका सही आंसर दोगे। ठीक है, मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग अप्लाई कीजिए। 12th स्टैंडर्ड टाइप की क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया नीलेश जी, आंसर कंक्लूड कीजिए फिर से। F1 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। नीलेश जी, F1 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, वहां 0 नहीं है। आप इसमें 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। चेक करना जरा, आपने जो फंक्शन बनाया है उसमें F1 रखने पर 1 नहीं आएगा। या टाइपिंग एरर है। जो भी लेना है ले लीजिए मीमांसा जी, लेकिन ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अदरवाइज इतनी देर में तो आप लोग एक जनरल पॉलिनोमियल लेके भी निकाल देते कि क्या पॉलिनोमियल बनेगी। पेशेंस रखिए बस। सर ऑप्शन 1 करेक्ट आ रहा है वैसे। ओनली 1? यस सर। और किसी का हुआ? चेक करते हैं अभी, चलिए देख लेते हैं आंसर सोल्यूशन। देखो इस तरह से मैंने पॉलिनोमियल ली, f0 इज इक्वल टू 0, f डैश 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, f हैज 0 ऑफ ऑर्डर 2 एट x इज इक्वल टू 0। और f -1 इज इक्वल टू 0 का मतलब है ये फैक्टर इसके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एक कोफिशिएंट के साथ मैंने ये मान लिया a ऑफ x, और x इज ए पॉलिनोमियल डिग्री 4। अब यहाँ से हाँ बिल्कुल, यहाँ से इस तरह से वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगा हमारा।
ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स हमारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा हम, एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, डेरिवेटिव निकाला, ये मिल गया। और डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, ये मिल गया, 12a+3 मिला। ठीक है, और a इज इक्वल्स टू 0 के लिए, अगर a इज इक्वल्स टू 0 की बात करें तो f3 क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और a इज इक्वल्स टू 1/2, ये क्या इसके बीच में बिलोंग करेगा, इसके लिए 9 मिलेगा, तो ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। बाकी ऑप्शन सेकेंड इनकरेक्ट मिल जाएगा 1/12 के लिए। ठीक है, और 4 तो करेक्ट आ रहा है गीता जी। सर ऑप्शन 4 दिखाइए एक बार। कह रहे F3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वलिटी तो होल्ड कर रहा है ना। सर ये ट्रू है। 3 मिल गया इसके लिए, तो ग्रेटर देन। गीता जी 1 और 4 आएगा। सर मैंने चेक जो कर। पॉलिनोमियल लिया था इसमें हम्म x² हम्म लिखिएगा, x² x+1। नहीं सर, मतलब उस ब्रैकेट में। यस सर। हम्म हाँ सर, ब्रैकेट में x-1/2। ये लिया था। यस सर, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी। सर यहाँ से तो 6 आ रहा है, तभी तो ग्रेटर देन 3 ही है। तो मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो रही है? हाँ मैंने भी यही लेके किया है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है। थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एट 0 पे। ठीक है, इसको सॉल्व करके भेजिएगा एक बार, ग्रुप में चेक कर लूंगा। हम्म अभी कितने क्वेश्चन हैं? चलिए, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नीचे बच जाएंगे वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, मैं भेज दूंगा पीडीएफ, क्योंकि समय के साथ ही हमको करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी उतना ही समय मिलेगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आप बेटे, इस तरह का कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है, 2 मिनट दे देता हूँ और पढ़िए समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। Let px be a polynomial function in one variable of odd degree and g be a continuous function from R to R. Then which of the following statements are true? There exists a point x naught belongs to R such that p of x naught is equal to g of x naught. क्या लगता है? इस कॉन्सेप्ट को मैंने क्लास में डिस्कस किया भी हुआ है। एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। और डिग्री की पॉलिनोमियल है। सर तो ये हम्म बताइए, जैसे यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात हुई है, तो क्या हम सर किसी एग्जांपल में वो एग्जिस्ट करता हुआ देख के बोल सकते हैं कि सही है कि नहीं? पहले आपको पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है। ठीक है, हाँ। ध्यान देना, पॉलिनोमियल कंसीडर करनी है, वो पॉलिनोमियल भी आर्बिट्रेरी है। समझ में आई बात? हाँ सर, जो ले लिए फिर उसको बदलना नहीं है ना? उसको बदलना नहीं है, लेकिन वो उसके लिए अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उससे हम ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा। एग्जाम्पल से ट्रू नहीं बोलते ना। हाँ सर वहां ये फॉर ऑल होता तब, वहां फॉर ऑल होता तब एग्जिस्टेंस की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर कह रहा है पॉलिनोमियल ले लो और डिग्री को ले लो, जी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो, और उसके बाद कह रहा है कि एक एग्जिस्ट करा दोगे। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी ले लूं और कॉन्टिन्यूअस भी ले लूं, उसके बाद एग्जिस्ट ना हो, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लूं, तब इसको इनकरेक्ट बोलूंगा। और उस तरह से जैसे आप सोच रहे हो उसके लिए फॉर ऑल होता है ना, तब हम बोल पाते हैं।
ये लैंग्वेज का ही तो खेल है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज से ही पार्ट सी के क्वेश्चन गलत होता है। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही मेरी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यूएसबी डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, थैंक यू। सुनील जी, क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर 3 लग रहा है मेरे को तो। ओनली 3? यस सर। ओके। अब ये सर पता नहीं लग पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं। हाँ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही दो तरह के ले लो। ठीक है, और डिग्री की पॉलिनोमियल होगी y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होगा, एक ऊपर से निकाल लो, ये पैरेलल कभी सोल्यूशन देगा ही नहीं। कह रहा है ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स दे देगा एक पॉइंट पर, ये कभी भी नहीं देगा, है ना। दो पैरेलल लाइन ले लो पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक हमारी पॉलिनोमियल और डिग्री की, तो पूरा का पूरा डोमेन कवर करती है कि नहीं, पूरी पूरी लाइन कवर करती है। अब उसको बाउंडेड भी करा दो, तो कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होगा एक्स पर, वो कहीं भी चला जाए तो एक बार तो कम कट कट करके उसको नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे आर पर उसको जाना है। तो इसलिए एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है। तो ऑप्शन 3 तो बिल्कुल सही है। इफ जी इज बाउंडेड फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस के लिए हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर कह देयर इज ए यूनिक पॉइंट एक्स नॉट सच दैट, हाँ कह रहा है यूनिक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक तो एक भी नहीं मिल रहा, यूनिक की क्या बात करें। और यूनिक ही क्यों मिलेगा, तो कई बार भी तो कट कर सकता है, बाउंडेड है, ये कॉन्टिन्यूअस है, हम जाएंगे ऐसे घूम के आ जाएंगे फिर कट कर देंगे, क्या दिक्कत है। कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, या हमारा ऐसा फंक्शन है साइन वाला, या ऐसे कट करके चला जाएगा, तो कितनी जगह कट कर दिया, बहुत जगह कट कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ग्राफ से समझोगे चीजों को तो ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। तो वन डिस्कार्ड जी पॉलिनोमियल, कह रहा है कि पॉलिनोमियल जी अगर पॉलिनोमियल कर दो तो एग्जिस्ट करा देगा। भाई पॉलिनोमियल ही तो किया था कॉन्टिन्यूअस के साथ, पैरेलल पॉलिनोमियल। तो ठीक है, ऑप्शन ओनली 3 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखो ग्राफ बनाया है, बाकी इस तरह का बताया था। ठीक है, हाँ एक दो क्वेश्चन है, दो, हाँ 2 क्वेश्चन और है, वो आपको होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चन देखिएगा, कोई डाउट हो तो ग्रुप में पूछिएगा, और मैं दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग दोनों सॉल्व कीजिए, कोई डाउट है पूछिए। कुछ समय बचा है, मेहनत करिए। ठीक है, और मेहनत जब करते रहेंगे, सफलता आपके चरणों में होगी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल सेम टाइम। और क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, सॉल्व कीजिए, सेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कस कीजिए, तभी फायदा होगा। टेक केयर।